नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 9.3 और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित उन पहलुओं को हम लोग कवर करेंगे जिनकी आपकी आगामी परीक्षा बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हमारी इस क्राउन सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हमारे हर एक वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, वो जल्दी से ओपन करिए चैप्टर नंबर 9.3। और जितने भी न्यू स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को ना तो अभी आप लाइक करिए, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है कि ये वीडियो डिजर्व करता हो लाइक करिए और चैनल डिजर्व करता हो सब्सक्राइब करिए तो ही करिए, अदरवाइज प्लीज़ 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 मत करिएगा। और जल्दी से दोस्तों ओपन करिए चैप्टर नंबर 9.3 एंड बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पेज नंबर 306, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को जानने से पहले, समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में राष्ट्रीय आय होती क्या है। आखिरकार नेशनल इनकम कहते किसको हैं। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक वर्ष में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं या फिर उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं के जो भी मौद्रिक मूल्य है प्रेजेंट में, उन सभी के योग को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। मैं अगेन रिपीट करूंगा इस टॉपिक को दोस्तों कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग होती है राष्ट्रीय आय। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान जो लगाया था वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1868 के लिए लगाया था। जिन्होंने इस समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। इसमें प्रकाशित किया गया था कि वास्तव में राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय दोस्तों किसी भी देश ने कितना इनकम जनरेट किया, इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो राष्ट्रीय आय। जैसे कि आपकी खुद की एक आय होती है, चाहे अपने कोई जॉब करी हो प्राइवेट लगातार जो कि मंथली सैलरी होती है। मंथली सैलरी में आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी, कुछ अपने एक्स्ट्रा वर्क किया, वहाँ से पैसा कमाया, तो मंथ में आपने ऑल ओवर जितना पैसा कमाया हर महीने को महीने करते करते एक साल में आपने जो पैसा कमाया वो आपकी क्या क्या हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय अगर आय है तो कुछ खर्चे भी आपके होते होंगे लाइफ में, है ना भाई। ये तो ना कि आप इनकम कमा रहे हो तो फिक्स सैलरी आपके अकाउंट पे आ गई, आपने उसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं करा। तो आगे जाकर के हम समझेंगे कि देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें से क्या क्या चीज़ें माइनस होती है, क्या क्या उसमें डेप्रिसिएशन लगता है किस तरह से, और उस कैटेगरी में राष्ट्रीय आय किस सब क्लॉज में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों को ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी जी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का ऑरिजन किया था और 1868 के लिए ये इस वर्ष में इन्होंने एक आइडिया लगाया था कि आखिर हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो सकती है और किस तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक राष्ट्रीय आय लेखा होना चाहिए देश का, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जितने भी देश होते हैं प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे कितना उत्पादन किया, कितनी वस्तु का उसने क्या किया, उपभोग किया, कितना उसने क्या किया, वितरण किया, विवरण किया। तो इन सभी डाटा को एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जब रखा जाता है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय लेखा। जैसे आप भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आप खर्च करते हो, किचन में मुझे इतना खर्च करना है, ठीक है, अपने ऊपर इतना खर्च करना है, बच्चों की फीस में इतना खर्च करना है, घूमने में इतना खर्च करना है, ठीक है। कोई अगर आपने कुछ एफडी कर रखी है या फिर पॉलिसी ले रखी है, प्रीमियम आपको मंथली उसमें इतना देना है, उसके बाद आपकी कुछ सेविंग होगी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हेल्थ इंश्योरेंस में इतना खर्च करना है। तो ये सब क्या है, आपने जो मंथली अपना डाटा सेव कर रखा है डेट बाई डेट वाइज अपने जो खर्चे लिखे हुए हैं, ये आपका क्या है, ये आपकी सैलरी का लेखा है। तो वैसे क्या होता है, राष्ट्रीय आय का एक लेखा होता है देश का खुद का अपना सेपरेट। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत के अंदर तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया पहली बार दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास जो हुआ था वो आपका हुआ था 17वीं शताब्दी में, ठीक है। किसके द्वारा? ये आपका हुआ था, एक फ्रांस के थे और एक इंग्लैंड के थे, ठीक है। इंग्लैंड के सर विलियम पेटी और फ्रांस के बॉयल गिलबर्ट, इनके द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का उल्लेख किया गया था। बट इंडिया के अंदर पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और राष्ट्रीय आय का उल्लेख पहली बार किस बुक में किया गया था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। इसके राइटर कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप सब बातों को समझ पाए होंगे दोस्तों। भले ही दोस्तों टॉपिक में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लगता है टाइम, लगने दो। इस पॉइंट को आप करिए हाईलाइट। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही हम लोगों ने भारत ने आज़ादी प्राप्त करी तो स्वतंत्रता के बाद में, ठीक है, फ्रीडम के बाद में 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था।
राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अभी जो मैंने आपसे राष्ट्रीय आय लेखा के बारे में इंग्लैंड के और फ्रांस के दो पर्सनैलिटी के नाम बताए थे, वो आपका यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इन दोनों पर्सनैलिटी का नाम, कि पहली बार राष्ट्रीय आय लेखा का ओरिजिन किस देश में हुआ था। तो ऑप्शंस आपको चार दिए गए थे, आपको फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह इन सब के नाम भी ध्यान रखने हैं। राइट। और हाँ, इसके अलावा मुझे अभी जस्ट अभी एक चीज़ और आ रही याद कि इनकी एक पुस्तक थी, सर विलियम पेटी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल अर्थमेटिक। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा का उल्लेख किया था। तो ये पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सर विलियम पेटी ने, जिन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा में बहुत बड़ा योगदान दिया था, और ये थे आपके इंग्लैंड के। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मेंस में आप लोग जब लिखते हैं, ठीक है, यूपीएससी के मेंस में या फिर किसी भी स्टेट पीसी के मेंस में, तो वहाँ पे आपका जो अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक होता है वहाँ पे आप इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो आपके जो मेंस की आंसर आंसर राइटिंग वगैरह होती है उसमें चार चांद लग सकते हैं। डाटा थोड़ा सा डीप है और आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे सीएसओ के बारे में दोस्तों, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के द्वारा मई 1951 में स्थापित हुई थी। जिस समय योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसी समय आपका केंद्रीय सांख्यिकी आयोग मतलब सीएसओ की स्थापना हुई थी। और आखिरकार सीएसओ करता क्या है? जो हमारी देश की जो भी हमारी राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, जीडीपी जो होता है, हमारा जीएनपी जो होता है, एनएनपी जो होता है, ये सबकी कैलकुलेशंस करने का काम किसका होता है? सीएसओ का काम होता है। इसलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या क्या होती है। पहला दोस्तों आपका क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। अब इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कि किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसका कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। और भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष को हम बोलते हैं क्या? राजकोषीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का एक अन्य नाम भी है राजकोषीय वर्ष। एक बार आपका एसएससी का एग्जाम था, वहाँ पे ये पूछा गया था कि आखिरकार भारत का राजकोषीय वर्ष का ड्यूरेशन क्या क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून। ऑप्शन सी था आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर ऑप्शन डी था आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर। बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि बच्चों ने केवल सिंपल पढ़ा था कि वित्तीय वर्ष को बच्चे राजकोषीय वर्ष भी कहते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है, जो इसकी कैलकुलेशन जो टाइम होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। राइट। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है, एक आपका होता है कृषि वर्ष। अब बताइए कृषि वर्ष क्या होता है? तो कृषि वर्ष हमेशा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा 30 जून तक। उसके बाद आपका एक हो जाता होता है बजट वर्ष। बजट वर्ष क्या होगा? ये आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय वर्ष, वित्तीय वर्ष, बजट वर्ष, इन सब का टाइम बिल्कुल सेम होता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा जीडीपी को। दोस्तों भारत के जो जीडीपी के आंकड़े होते हैं, जो आप न्यूज़ में कई बार पढ़ते होंगे कि भारत की जीडीपी इतनी गई उतनी गई, तो साल में जो सरकारी आंकड़ा जारी होता है वो साल में एक बार नहीं बल्कि साल में 4 बार होता है। तो त्रैमासिक होता है, 3 महीने में एक बार आपका क्या होता है, भारत का क्या वर्तमान में स्टेटस है, जीडीपी कितनी प्राप्त हम कर चुके हैं, क्या हमारा टारगेट ईयर है। तो ये सभी जानकारी आपको न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर की मैगजीन में, या फिर न्यूज़ चैनलों पर, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें शेयर होती हैं। अगर आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं तो आपको जानकारी मिलती है। दोस्तों सीएसओ के द्वारा 1966 से लेकर के 97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़े प्रकाशित किए गए। उससे पहले दोस्तों क्या था? उससे पहले ये केवल वार्षिक होते थे प्रकाशित। भाई 3 महीने में एक बार डाटा जारी करने के लिए तो क्या होगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, प्रॉपर डाटा सही आना चाहिए हमारे पास तक, उसको फिर सही सिस्टम तरीके से लगाने के लिए हाँ उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि आखिरकार कैसे हम निकालेंगे एनएनपी वगैरह वो सब चीज़ें। तो उसमें टाइम लगता था, तो उन्होंने साल में एक बार लगाया। लेकिन अब जब जैसे जैसे सीएसओ की डिमांड बढ़ रही है, लोग चाहते हैं कि हमको पता चले कि हमारे भारत का स्टेटस क्या है। जैसे हमारा भारत अभी वर्तमान में हमारा विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश है, तो विकासशील वाली कैटेगरी में हमको पता होना चाहिए कि कदम दर कदम हम लोग कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे इंसान अपना मूल्यांकन करता है, ठीक है, साल में एक बार कि हाँ मेरा पिछला लास्ट ईयर 2022 में मेरी सैलरी क्या थी और मैं 23 में कितनी ग्रोथ कर चुका हूँ। अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो सैलरी आपकी अगर स्टेबल है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। या तो आप कम में खुश रहो, लेकिन कम में खुश रहना एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं टेंशन बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं पा रही है। तो थोड़ा बहुत मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि
आपका भी मूल्यांकन होना चाहिए, इंसानों का मूल्यांकन कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ बट मेरा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो ये तो गलत है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो कमी होगी, तो मैं कैसे एफर्ट्स मारूँ, कहाँ से पढूँ, कौन सा ऑनलाइन कोर्स बाय करूँ, कौन सा ऑफलाइन कोर्स बाय करूँ। तो ये सब क्या होता है, आप अपना मूल्यांकन करते हो तो वैसे ही भारत भी जीडीपी के माध्यम से अपनी ग्रोथ का मूल्यांकन मूल्यांकन करता है। और ये डाटा जारी होता है आपका साल में 4 बार। त्रिमासिक आंकड़ा क्या होता है, डाटा शेयर होता है। सेकंड आपका है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एनडीपी। एंड शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं एनडीपी, किसी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष में हुए मूल्यह्रास को माइनस करके जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं क्या है, एनडीपी। क्या बोलते हैं उसको, एनडीपी। ये लीजिए, इसकी एनडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी में से जो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा उसको आप माइनस कर दोगे, दिस इज कॉल्ड क्या निकल के आएगा, एनडीपी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीएनपी। अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष के उसके विदेशों से आय को जोड़ा जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग जीडीपी और एनडीपी में केवल हम लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो आपका जीएनपी है, उसमें विदेशों की आय को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, राइट। अगर हम बात करेंगे जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं क्या, जीएनपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एग्जाम में आपसे कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है, जीडीपी प्लस एक्स। एक्स का मतलब है ये कि देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम को बोलते हैं विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको आप लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एनएनपी, मोस्ट टाइम पे। जीडीपी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एनएनपी है। इम्पॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा कि हाँ भी वो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब एनएनपी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, एनएनपी को वास्तव में देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं, बताएंगे आगे, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तु और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़ करके और जितना भी हमारा हास होगा, मूल्य हास को अपनी उस आय में से माइनस कर देंगे, उसे बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसे बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या था आपका, इसमें सिंपल सा था आपका, जीडीपी में जो हमने एक्स कमाया वो, और यहाँ कर दिया एम माइनस, ये किया था, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित एक वर्ष में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उन सबको ऐड कर दिया, आउटर जो हमको इनकम प्राप्त हुई विदेशों से उसको ऐड कर दिया, और मूल्यह्रास को माइनस कर दिया, निकल के आपका आ गया एनएनपी। अब यहाँ पे देखिएगा एनएनपी का फॉर्मूला, जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस मूल्यह्रास, दिस इज कॉल्ड जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये बनेगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग दे करके जो भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, जब हम एनएनपी को जो भी हमारी देश की जनसंख्या वर्तमान में है उससे हम करते हैं उसको डिवाइड, जो वैल्यू निकल के आती है वो बनती है प्रति व्यक्ति आय। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एनएनपी इंपॉर्टेंट है, और एनएनपी को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी को ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का अभिन्न क्या होता है, एनएनपी, जीडीपी, ठीक है, या फिर जीएनपी, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका होता है क्या, एनएनपी। एनएनपी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब राष्ट्रीय आय के बारे में, इसके अलावा राष्ट्रीय आय लेखा, राष्ट्रीय आय लेखा से आपकी राष्ट्रीय आय निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके राष्ट्रीय आय वगैरह के बारे में, बाकी ज़रा मैंने हाईलाइट नहीं करा है, इसको मैंने शायद स्किप कर दिया ज़्यादा मैटर, कोई बात नहीं, सही है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गिनती। दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गिनती को 3 प्रकार से हम लोग मापते हैं। एक होता है क्या हमने उत्पाद किया, क्या हमने उत्पादन किया, एक होता है आय गणना की विधि, और एक होता है कितना हमने उपभोग किया, कितना हमने उस वस्तु का उपभोग बचत विधि। दोस्तों, उत्पाद गणना विधि में, इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अंतिम उपज योग कहा जाता है। ये वास्तव में जीडीपी को इंडिकेट करता है। उत्पाद क्या करता है, उत्पाद गणना जीडीपी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आपका है आय गणना विधि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट आपका है उपभोग बचत विधि, और इस विधि के अनुसार कुल आय या उपभोग पर व्यय की जाती है और अथवा बचत पर अंतर्राष्ट्रीय आय और कुल बचतों का योग होती है, कुल बचतों का, कुल सेविंग का योग होती है। यहाँ देखिए CSO के बारे में। आधार वर्ष, दोस्तों जो हमारा CSO था उसका एक आधार वर्ष था। यहाँ पे स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं GDP, वे राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन के लिए 2004 और 5 का जो हमारा आधार वर्ष था उसको बदल करके अब आधार वर्ष हमारा क्या हो गया CSO का, ये हो गया 2011 और 12। ये पॉइंट ध्यान रखना है। SSC MTS में आधार वर्ष CSO का पूछा गया था। अब यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय आय में कुछ अलग अलग क्षेत्रों का योगदान होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, एक होता है तृतीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। ABC 1 2 3 ध्यान रखिए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि, वन और मत्स्य। इनसे उत्पादित जो आय होती है, जो राष्ट्रीय आय में एक बहुत बड़ा योगदान देती है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्राथमिक क्षेत्र। एग्जाम में आपसे पूछता है कई बार कि जो कृषि है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये सभी डाटा अच्छे से ध्यान रखना है। विनिर्माण किसका क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। गैस एवं जल संभरण ये किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी में आता है। और जो हमारा संचार है, व्यापार है, परिवहन है, वित्त है, ठीक है, और सामुदायिक, ये सब कैटेगरी, ये सभी क्षेत्र किस में आते हैं? ये सभी आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र में। और इनका योगदान कितना % है? ये आंकड़ा ओल्ड है लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है बट डाटा आपको कितना योगदान है प्राथमिकता के आधार पे आपको चल रहा होगा पता फिलहाल अच्छे से। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग फिलहाल थोड़ा सा और हरित लेखांकन, जिसे बोलते हैं ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब कुछ ये पेड़ पौधों से या वनों से संबंधित होगा। दोस्तों हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में से जब हम डिक्रीज करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन अकाउंटिंग। और एक होता है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन GNP या फिर GGNP। और इसकी गणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होती है। जैसे हमारे भारत की जनसंख्या की गणना कैसी होती है? ये होती है 10 वर्ष के अंतराल में। तो वैसे ही क्या होता है, GGNP का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वर्ल्ड बैंक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। राइट। अब दोस्तों यहाँ अगर हम बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा ये CSO वगैरह है, यहाँ पे क्या था? CSO था ना, कुछ टाइम पहले आया था CSO वगैरह। तो CSO को एक बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं UPSC की, उससे थोड़ा डीप में पढ़ लेना। ये वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वर्ष 1954 में स्थापना की घोषणा के बाद में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हुआ था, अब पे 1955 में इसने कार्य अपना करना स्टार्ट किया था। बाकी इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस पक्ष पे ये निकालता है। और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, CSO का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है ना। तो आखिरकार हम सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये मनाते हैं 29 जून को। भाई किसकी याद में, किसके जन्म दिवस पे हम मनाते हैं ये सांख्यिकी दिवस? किसी को पता है? करिए मुझे कमेंट, देखते हैं कितने बच्चों को मालूम होगा। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल डेज प्रतिवर्ष 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर हम करते हैं सेलिब्रेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, आपको एक ईयर और ध्यान रखना है। क्या नाम था उसका? आई थिंक सो, थोड़ा सा हल्का सा मुझे डाउट है। दोस्तों आपने सुरेश तेंदुलकर का नाम सुना है? हाँ। देखिए 2005 वाला एक इंसिडेंस भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया था और सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो CSO है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में कब बदला गया था? 2005 में। और सुरेश तेंदुलकर ने इसकी अध्यक्षता करी थी, पहले इसके अध्यक्ष बने थे ये। अच्छा, ये पूर्णकालिक आयोग का अर्थ क्या हुआ? छोटा सा होमवर्क है, गूगल करिएगा, आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ी बहुत तो एफर्ट्स आप भी लगाइए ना, तभी तो आएगा पढ़ने में मज़ा। तो बाकी ये सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से करेंगे अपनी बुक्स में हाईलाइट। और इस वीडियो को एक बार और देखिए अगर टाइम है तो। बाकी अगर किसी का जहाज़ चल रहे हैं, कोई बिजी पर्सनैलिटी है, तो वो अलग बात है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई या फिर वो जहाज़ जो आप चला रहे हो फिलहाल, जिसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है,
या फिर पहले वो चलाइए। बाकी दोस्तों फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, बताने के लिए बहुत कुछ था बट वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर किसी स्टेट पीसी या फिर यूपीएससी लेवल की अकॉर्डिंग उस थॉट को रखते हुए इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये 15 मिनट का वीडियो कम से कम 2 घंटे का बन सकता है। ठीक है, जब आप लोग किसी भी डेडिकेटेड एग्जाम की तैयारी करते हो तो अलग से उसकी थ्योरी क्लास सेपरेट चलती है, तो वहाँ पे आपको डिटेल पूर्वक ये चीज़ें बताई जाती हैं और समझाई जाती है। फिलहाल इस ये बुक्स की रिकॉर्डिंग केवल उन बच्चों के लिए हो रही है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, उनके लिए तो ये बुक्स इनफ है। लेकिन आपको सभी फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब इस वीडियो में से आपने क्या क्या सीखा, कितना कुछ सीखा, वो आप मुझे कमेंट करिएगा। कोई भी ऐसा डाटा जो उनको बताया हो वो बताइए आप मुझे। ठीक है, और पहली बार जो 17वीं शताब्दी का मैंने डिस्कस किया था उनकी बुक्स जो थी ना, दो पर्सनैलिटी थे, उनका नाम क्या है, उनके बुक्स का नाम क्या है वो लिखिएगा। और जो हमारे दादा भाई जी थे, ठीक है, उनने कौन सी बुक्स लिखी थी, कब लिखी थी, वो लिख के भेजिए। देखते ना कितना आपको याद हुआ, आपकी ग्रोथ कितनी बैठी। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को या तो लाइक करिए या फिर डिसलाइक करिए, वो आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। धन्यवाद, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।